हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग आज आसियान के बारे में जानने वाले हैं और इंडिया और आसियान के बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही में जो भी इनका उद्देश्य क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है और इनके सामने चुनौतियाँ क्या है, इस सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें आसियान के बारे में मैंने बताया। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है। मतलब ये साउथ ईस्ट के जितना भी एशिया के जितने भी साउथ ईस्ट देश हैं उस पे बनाया गया है। उसमें से जो भी देश शामिल है उनके नाम कुछ जो भी देश शामिल हो सकते हैं या हुए हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। आसियान का जो आदर्श वाक्य है, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसका मतलब हुआ कि वन विजन मतलब एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। एक समुदाय, एक पहचान और एक दृष्टि, यही तीन इनका आदर्श वाक्य है। ठीक है। और इनका जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता। जकार्ता एक राजधानी है इंडोनेशिया का, वहाँ पे है। ठीक है। और एशियन एशियन आसियान जो है, इसका जो मतलब आसियान दिवस जो मनाया जाता है, जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे ही आसियान दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके सदस्य राष्ट्र जो है उसका उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, इसके ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम। ये जितने भी 10 देश हैं, ये देश इसके अंदर अभी शामिल है। ठीक है। अब आते हैं आसियान की उत्पत्ति की तरफ। आसियान की उत्पत्ति कब हुआ? आसियान की उत्पत्ति 1967 ईस्वी में आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई, जो कि बैंकॉक घोषणा जब हुआ था उसी टाइम पे सभी लोग सब शामिल थे, तो उसी समय इसकी स्थापना की गई था, ये किया गया था। और आसियान की जो स्थापना किया गया था उसमें जो इसके संस्थापक राष्ट्र थे वो 5 राष्ट्र थे। उसमें से उसके नाम इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यही 5 देश जो थे वो आसियान की संस्थापक हैं। ठीक है। और 1995 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए ये सदस्य जो है सो फिर से हस्ताक्षर किए और समझौता किए। ठीक है। मतलब कि परमाणु मुक्त बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है सो 1997 में आसियान विजन को अपनाया गया। फिर उसके बाद जो है सो 2003 में आसियान समुदाय को की स्थापना की गई। ऐसे करते हुए 2015 में आसियान समुदाय का अच्छे से शुभारंभ भी कर दिया गया। ठीक है। तो आसियान की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई है। उसके बाद आसियान के समुदाय के 3 स्तंभ शामिल हैं। 3 स्तंभ मतलब 3 आधार स्तंभ है। एक आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। राजनीतिक सुरक्षा समुदाय क्या कहता है कि ये राजनीतिक, जो भी राजनीतिक मतलब कि नेता लोग हैं उसकी सुरक्षा हो गया, साथ में देश की सुरक्षा, ये दोनों पे मतलब कि दोनों को एक स्तंभ मानते हुए इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय हो गया कि किसी देश की जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि वो बहुत ही गरीब देश की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो उसको हेल्प करना, उसकी मदद करना। और तीसरा जो है इसका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मतलब कहना हुआ कि ये जो है सो पहले जैसे लोग पहले की मतलब कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग पहले के जो मतलब कि चलते आ रहा है, मतलब कि खाना बनाना, जैसे कि चूल्हे पे ही खाना बनाना, मतलब पहले से जो चलता आ रहा है ना उसी पे डिपेंड रहना। तो उनको आधुनिकता के बारे में बता के, आधुनिक मतलब कि अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में उसके बारे में बता के उनको मतलब कि अपग्रेड करना। तो ये हो गया, यही 3 आधार स्तंभ है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश के मतलब में जितने भी समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय है उनके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, दक्षिण में और पूर्व में, एशिया के जितने भी दक्षिण और पूर्व में है, जैसे कि मतलब कि अभी जो नाम बताए हुए थे हम, ये देख सकते हैं, आपको हम बता दें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब जितने भी देश हैं, तो ये सब देश का जो है सो मतलब जितने भी शांतिपूर्ण समुदाय है उनके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के में प्रगति लाना, सांस्कृतिक विकास में प्रगति लाना। इससे क्या होगा कि वो लोग जैसे ही डेवलप करेंगे तो पूरा समुदाय डेवलप करेगा, उसके बाद राज्य डेवलप करेगा और उसके साथ साथ देश डेवलप करेंगे, तो मतलब और भी आगे हो गए। साथ ही में इनका उद्देश्य और भी है कि न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ाना। एक्चुअल में होता क्या था कि मतलब कि पहले जो है पहले के ज़माने वाला जो होता था कि क्षेत्र में मतलब कि 2-3 राजा रहे और मतलब कि
लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, ठीक है? तो इस सब पे अब जो है सो मतलब कि थोड़ा अंकुश लगाना और थोड़ा न्याय करना और कानून का शासन करना, सम्मान करना, जो भी कानून कहता है उसके शासन पे चलना, ठीक है? उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। आर्थिक का तो मतलब समझिए कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, मतलब कि उसका जो जीडीपी है बहुत कम है, तो उसमें हेल्प करना। सामाजिक भी समझ गए कि सामाजिक मतलब जो कि आधुनिक चीज़ें हैं, जो उसके बारे में जानकारी देना। उसके बाद तकनीकी, तकनीकी मतलब हो गया कि जैसे कि पहले हम लोग जो कोई भी दूरी तय करते थे, तो हम लोग मतलब कि अगर हमें 50 किलोमीटर जाना है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, आज से 20 से 30 साल पहले, या फिर हम लोग पैदल जाते थे। और उसमें हमें बहुत ही समय लगता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा हो गया है कि अगर हमको 50 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो हम बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर पाते हैं। साथ में हम चाहे तो बस का, चाहे तो कार का, या फिर चाहे बाइक से या साइकिल से हम चल जाते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया तकनीकी। उसके बाद हो गया कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के अंदर आ जाता है कि जैसे कि कोवैक्सीन हुआ, कोवैक्सीन जो कि मतलब कि कोविड में, ये जो कोरोना महामारी है, इसमें जो है सो बनाया गया है। तो ये हो गया कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है इस पे, और इसमें सफलता भी मिली है। तो इसी चीज़ को विस्तार करना कि हाँ, वैज्ञानिक भी हमारे देश, उनके देश में जो है वैज्ञानिक मतलब कि वैज्ञानिक सहयोग भी हुए हैं। उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित। प्रशासनिक क्या होता है कि प्रशासन, जो भी देश है उसके अलग-अलग प्रशासन होते हैं। मतलब कि जैसे कि हम हमारे देश में जैसे कि एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, डीएम हो गया, या फिर बहुत सारे हो गए। मतलब कि ये सब जो प्रशासन हुए, इनका बात मानना, ये जो बोलते हैं उसपे हाँ, ये सभी के हित में बोले, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद कृषि और उद्योग के लिए अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधा। मतलब ये तो समझ ही रहे हैं, कृषि और उद्योग के लिए उनका जो है सो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उसका उद्योग कर पाएँ, उसके बाद व्यापार का विस्तार कर पाएँ, उसके बाद परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उनका मतलब कि सुविधा हो, तो इससे ज़्यादा ये लोग कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद हो गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा है कि अध्ययन पे ज़्यादा लोग निर्भर नहीं, वो मतलब कि सांस्कृतिक जो पहले से चलता आ रहा है उसी पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मतलब कि इनको अध्ययन के लिए, पढ़ाई-लिखाई करने के लिए मतलब कि थोड़ा बढ़ावा देना। उसके बाद मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए। तो ये कहते हैं कि घनिष्ठ मतलब बहुत अच्छा और लाभप्रद सहयोग जो है, जो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब संगठन है और क्षेत्रीय संगठन है, इन सब से मतलब कि अच्छा से अच्छा संबंध और जैसे लाभ मिले, वैसा मतलब कि रिलेशन बनाए रखने के लिए इनका उद्देश्य है, ठीक है? अब आते हैं शक्तियाँ और अवसर। इसका शक्तियाँ क्या है? एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। मतलब कि एक तो राजनीतिक, जो कि मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और उसके बाद सुरक्षा, मेन तो सुरक्षा मुद्दा है कि किसी भी देश के लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा मुद्दा है। तो ये एक इनके लिए मतलब कि अवसर है। उसके बाद जनसंख्या भाग, जनसंख्या, ये जो देश जितने भी देश हैं, ये मतलब कि पूरे जो दुनिया है उसका तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिनमें से आधी से आधा से ज़्यादा जितना भी जनसंख्या है वो 30 वर्ष से आयु के कम है। आधा से ज़्यादा मतलब कि 30 वर्ष से आयु के कम हैं, इनके मतलब कि जनसंख्या, मतलब जितने भी देश हैं आसियान के अंदर, उसमें आते हैं, ठीक है? और ये जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार भी है। इनके अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मतलब बाज़ार भी है, और विश्व का जो छठा अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, ये भी है। मतलब कि ये लोग जो है सो मतलब कि थोड़ा-सा एडवांस हैं, जैसे कि मतलब एडवांस ना, मतलब थोड़ा-सा अच्छे हैं, जिसमें से इनके अंदर जो है सो ये दुनिया का तीसरा सबसे बाज़ार भी है, साथ में दुनिया का सबसे छठा मतलब कि अर्थव्यवस्था भी है। इन्होंने एक मुक्त व्यापार समझौता किया है, फ्री ट्रेड समझौता किया है, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ समझौता किया है, जो वो व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? वैश्विक स्तर पर ये चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। मतलब कि सबसे अगर हम आपको निवेश करना है, तो पूरे विश्व में चौथा सबसे अच्छा जगह माना जाता है निवेश करने के लिए, जिसमें से आपको मतलब कि फ़ायदा हो सकता है। आसियान जो है, आसियान का वैश्विक निर्यात जो है हिस्सेदारी बढ़ गई है। 1967 में मात्र 2% था, लेकिन 2016 में इसका 7% हो गया है, जिससे इसके आर्थिक संभावनाओं में मतलब कि आर्थिक आर्थिक स्थिति में बढ़त मिली है।
ठीक है? आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन एक्सरसाइज नीतियों ने इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी क्षमता को बढ़ाया है। मतलब इन्होंने एक नीति अपनाई, स्काईज नीति, जिसके कारण इनका जो कनेक्टिविटी है मतलब कि मैक्सिमम देशों के साथ कनेक्टिविटी, मतलब ये हो गया कि जुड़ाव जुड़ाव जो है, मतलब कि बहुत सारे देशों के साथ वो बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है? अब आते हैं भारत और आसियान के बारे में। भारत और आसियान का जो है सो मतलब कि आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। मतलब कि एक तो इसका विदेश नीति बहुत अच्छा है भारत का, और साथ में एक पॉलिसी जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका जो नींव है ये इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही मतलब आधार स्तंभ माना गया है। ठीक है? भारत के पास जकार्ता में अभियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन भी है। तो भारत के पास जो है सो मतलब कि ये लोग जो पूर्वी एशिया में शिखर सम्मेलन जो करते हैं आसियान का, उसके लिए बहुत अच्छा-अच्छा मिशन भी है, ठीक है? जिसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं वो लोग। उसके साथ-साथ भारत और आसियान का जो है सो 25 साल से डायलॉग पार्टनरशिप रहा है। डायलॉग पार्टनरशिप 15 साल से सीमित लेवल इंटरेक्शन और 5 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब कि 25 साल से डायलॉग पार्टनरशिप का कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ के बारे में वार्तालाप करना। सीमित लेवल इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि मतलब कि कोई भी चीज़ के बारे में सुझाव भी देना, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया कि हाँ, आप जो है सो इस कंपनी के द्वारा ऐसे कीजिए तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो ये सब के बारे में बताना। ठीक है? आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के जितने भी देश हैं वो भारत भारत का इंडिया का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। मतलब व्यापार में इससे आयात और निर्यात हम बहुत ही ज़्यादा की मात्रा में करते हैं। ठीक है? और भारत आसियान देशों के निजी क्षेत्र के लिए प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पे लाने के लिए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है आसियान इंडियन बिज़नेस काउंसिल, AIBC की स्थापना 2003 में की थी। भारत और आसियान जो है सो ये मतलब कि जैसे उद्यमी जो भी बहुत बड़े नहीं हैं और ना बड़े बहुत छोटे हैं, मीडियम में हैं। अब उद्यमी मतलब कि जो भी मतलब कि व्यापार करते हैं, जो भी कह सकते हैं अम, उम, जो भी काम करते हैं व्यापार में, व्यापार हो गया या फिर उद्यमी हो गए, तो इन लोगों के लिए उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिससे ये लोग आपस में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो देख रहे ही हैं, या इंडियन आसियान का हो गया, ठीक है? अब आते हैं चुनौती, इनके सामने चुनौतियाँ क्या है? एकल बाज़ारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय असंतुलन। मतलब कि एक जो ब ब मतलब कि बाज़ार की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जो है ना, वो थोड़ा असंतुलित है, मतलब एक तरीक़ा से नहीं है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको? इसको इस प्रकार से आप समझिए कि अ एकल बाज़ार, एक बाज़ार है, ठीक है? उसके अंदर आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा मुनाफ़ा कर पाते हैं, और साथ में लोगों के बीच के का जो भेदभाव है, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण इनका जो है सो मतलब संतुलन एक समान नहीं है। और दूसरा चुनौतियाँ ये है कि जो भी अमीर और गरीब लोग हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा का अंतर है। साथ में आय का असमानता तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग को बता दें हम कि सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है सबसे अधिक है, लगभग $53,000 2016 के अनुसार। लेकिन वही कंबोडिया में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो $1,300 से भी कम है। तो मतलब कि अंतर इस प्रकार हो जाता है कि अमीर और गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाता है, ठीक है? उसके बाद सदस्यों राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग-अलग तथा यथा लोकतंत्र और कमिटी और सत्तावादी है। मतलब कि सभी राष्ट्रों का जो राजनीतिक प्रणाली है, वो अपने-अपने तरह से अलग-अलग है। कोई देश लोकतंत्र है, कोई कम्युनिटी के अंदर आते हैं, और कोई सत्तावादी हैं। तो मतलब कि थोड़ा-सा अंतर कर जाता है, इसी कारण तो यही सब चुनौतियाँ आती हैं इसके अंदर। उसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि आसियान को मानव अधिकार के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। मतलब कि मानव अधिकार, लोग अपने-अपने बात को रखने के लिए, अपने-अपने चीज़ पे बात करने के लिए, या कुछ प्रमुख मुद्दों पे इसको जो है सो मतलब कि बाँट दिया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में दरार, रोहिंग्या लोग जो हैं उनके खिलाफ म्यांमार में दरार हो गया। ठीक है? ऐसे ही सहमति को लागू करने के लिए यहाँ पे कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। मतलब केंद्रीय तंत्र मतलब कोई एक फ़िक्स्ड जो है, जैसे कि हम लोग कि जाने हुए थे यूरोपियन यूनियन में, एक फ़िक्स था, लेकिन यहाँ पे कोई फ़िक्स नहीं है इसको लागू करने के लिए, ठीक है? तो इसी सब के बारे में बताते हैं। मतलब कि इसी से यही सब चुनौतियाँ थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताएँ। हमारे चैनल एमके हेल्प डेस्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, बाय बाय।